हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। तो हम लोग आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ जो रिलेटेड है हमारे डीपीएससी एनटीटी के कंटेंट से। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में। उनका क्या कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन में, या एजुकेशन की फील्ड में उनके क्या एम्स थे एजुकेशन को लेकर। ये सब आज हम पढ़ेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छे लगे तो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है, तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ईसीसी सब्जेक्ट का है। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो एग्ज़ाम वॉरियर 21 करके है। आपको इसके नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, और भी जो कंटेंट है चीज़ों का वो भी, उसके भी नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जी, तो चलिए हम आज की अपना जो वीडियो है, जो कंटेंट है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है जिद्दू कृष्णमूर्ति जो आज के टॉपिक हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 11 मई 1895 को हुआ था, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में है। जो इनके जो फादर थे, ही वॉज एन ऑफिशियल इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऑफिशियल थे। और एक सेकेंड, वेट, yeah, he could not remember anything was anything the एक सेकेंड, he could not remember anything he had no, हाँ, he could not remember anything मतलब जो इनकी टीचर्स इन्हें बताती थी या पढ़ाती थी वो ये याद या रिमेंबर नहीं रख पाते थे अपनी चीज़ों को, क्योंकि इनका इंटरेस्ट नहीं था। ही हैड नो इंटरेस्ट इन फॉर्मल एजुकेशन, उनका इंटरेस्ट ही नहीं था एजुकेशन में। फॉर्मल एजुकेशन जो इनकी थी उसमें इनका जो इंटरेस्ट था वो क्लाउड्स में था, बर्ड्स में था, ट्री में था। देन बुक्स वगैरह भी ये इतना पसंद नहीं करते थे। एट अ एज ऑफ 14 ही वॉज इन्वॉल्व इन अ फंक्शनिंग ऑफ थियोफिलोसफिकल सोसाइटी। इन्हें 14 ईयर्स की एज में जो थे ये थियोफिलोसफिकल सोसाइटी थी वहाँ पे चेन्नई में, वहाँ उससे जुड़ गए थे। डॉक्टर एनी बेसेंट जो थी वो इनकी एक गाइडर के लिए गाइडेंस देती थी, इन्हें गाइडर बनी थी इनकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनकी लाइफ में, क्योंकि उनकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आए। तो in early years he underwent through training and educationalist benefiting a building world teacher। तो इनको एनिबेसन के साथ ये गए वहाँ, ये अप्रॉक्स 10-12 साल तक उनके साथ रहे थे इंग्लैंड में। तो जो इनको वहाँ पे इन्होंने अपनी एजुकेशन करी, और ये जो ये थियोफिलोसफिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने इन्हें टाइटल भी दिया था वर्ल्ड टीचर का, जो लेटर इन्होंने उसे डिनाई कर दिया था, उस टाइटल को अपने से दूर कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। क्योंकि एक आप खुद भी सोचो ना कि बंदे की, एक इंसान की सोच में या उसकी थिंकिंग में कुछ तो बदलाव आता है ना। जब वो 14 साल के थे तब वो एजुकेशन को क्या समझते थे, या 10 साल बाद वो एजुकेशन को क्या समझते हैं। तो इसलिए इन्होंने वो टाइटल वहाँ पे छोड़ दिया था इंग्लैंड में, और वो इंडिया आ गए थे। ठीक है। His philosophy has the influence of all the famous philosophies of the time. ठीक है। Education is not only learning from books, memorizing some facts, but also learning how to look, how to listen, and what books are saying, whether they are saying something true or wrong। मतलब इनके हिसाब से था एजुकेशन वही नहीं है कि जो हम बुक से लर्न कर लें या याद कर लें या उनको मेमोराइज करके अपने दिमाग में रख ले। एजुकेशन वो है जो हमें समझ आए कि ये बुक या ये जो स्टोरी हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो कहना क्या चाहती है, या वो सही बात भी बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। रटा रटाया किताबों का ज्ञान नहीं नहीं हमें याद कर लेना है, उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो सब चीज़ें भी याद। अब जिद्दू कृष्ण मूर्ति के एजुकेशन के मेजर पॉइंट्स क्या थे? मेजर पॉइंट्स जो थे इनके, एजुकेटिंग द होल पर्सन, मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ द पर्सन, हर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट की ये बात कर रहे थे कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से एक इंसान डेवलप होना चाहिए। एजुकेटिंग द पर्सन एज अ होल, नॉट एज एन असेंबलेज ऑफ पार्ट्स, मतलब एक पर्सन जो है वो पूरी तरीके से हेड टू टो डेवलप होना चाहिए या एजुकेट होना चाहिए। एजुकेटिंग द पर्सन विद इन अ होल एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, नेचर एक्सेट्रा, फ्रॉम विच इट इज़ नॉट मीनिंगफुल टू एक्सट्रैक्ट दैट पर्सन। ठीक है। एजुकेशन इज नॉट अबाउट प्रिपरेशन फॉर ओनली अ पार्ट ऑफ लाइफ लाइक वर्क। एजुकेशन जो है ये एक बस प्रिपरेशन नहीं है पार्ट के लाइफ की। जैसे हमें कोई वर्क को करना होता है तो हम प्रिपेयर करते हैं ना कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, तो एजुकेशन ऐसा नहीं है। बट इट इज़ अबाउट
टू प्रिपरेशन फॉर द होल ऑफ लाइफ, मतलब ये पूरी लाइफ के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, ये नहीं कि हमें एक काम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, ये पूरा लाइफ लॉन्ग हमारे साथ एजुकेशन चलती है। एंड द डीपेस्ट एस्पेक्ट ऑफ लिविंग, और ये डीपेस्ट एस्पेक्ट होता है हमारे जीवन जीने की तरीके का। अब जिद्दू कृष्ण मूर्ति के एम्स क्या थे एजुकेशन को लेके? एम्स ऑफ एजुकेशन शुड बी अंडरस्टैंड द लाइफ एंड कंस्टेंट सर्चिंग ऑफ मिस्ट्री ऑफ लाइफ, मतलब कांस्टेंट सर्चिंग ऑफ मिस्ट्री ऑफ लाइफ। एक एजुकेशन का जो बेसिक एम है वो लाइफ को समझना है, और जो मिस्ट्री है लाइफ की उसे समझना है या उसकी मिस्ट्री को सॉल्व करना है। रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, अब रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ कौन बात करता था? टैगोर भी बात करते थे कि बच्चे को रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ होना चाहिए। जिद्दू कृष्ण मूर्ति भी ये बात कह रहे हैं कि रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ होना चाहिए, इनके भी एम्स में है ये। टू डेवलप फ्री एंड फियरलेस पीपल, मतलब बच्चे के अंदर कोई भी फियर नहीं होना चाहिए और वो फ्री होना चाहिए कि क्या उसे करना है, कैसे उसे करना है। चेंज इन सोसाइटी, सोसाइटी में चेंजेस भी आने चाहिए टाइम टू टाइम। साइकोलॉजिकल रिवोल्यूशन ऑफ और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, साइकोलॉजिकली भी इंसान का दिमाग जो है वो बदलना चाहिए और ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए मीनिंगफुल प्रोसेस की तरफ। मतलब अगर एक इंसान पढ़ाई नहीं करता है या नहीं करना चाहता है तो उसका वो प्रोसेस जो है थिंकिंग का वो चेंज करना है, उसे इम्पोर्टेंस बतानी है पढ़ाई की क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट करिकुलम। अब करिकुलम कैसा होना चाहिए? अब करिकुलम शुड डेवलप द वर्किंग एफिशिएंसी, मतलब वर्क एफिशिएंसी जो है वो इंसान की बढ़नी चाहिए करिकुलम के थ्रू। करिकुलम शुड गिव द नॉलेज टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, करिकुलम जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करे कि किसी भी प्रॉब्लम का अगर कोई सोल्यूशन निकालना है तो वो कैसे निकालना है। करिकुलम शुड डेवलप द सेल्फ एक्सप्रेशन एबिलिटी इन द स्टूडेंट्स, करिकुलम जो है वो डेवलप करे बच्चे का अपना खुद का सेल्फ एक्सप्रेशन और एबिलिटी इन द स्टूडेंट, सॉरी एबिलिटी जो है बच्चे की वो एनहेंस हो फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, टीचर शुड यूज इंटरैक्टिव रिसोर्सेज फॉर मेथड्स वाइल ट्रांजेक्टिंग करिकुलम, मतलब टीचर्स जो हैं वो यूज करें एक इंटरैक्टिव रिसोर्स, मतलब बातचीत के द्वारा ही बच्चे को पढ़ाएं, एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर दें जिसमें उनसे एक्टिविटीज़ कराएं, उनसे बातचीत करें, इंटरैक्टिव एटमॉस्फेयर दें जिससे वो अपने आप को हर चीज़ में जो टीचर उन्हें करा रही है उसमें इन्वॉल्व रखें और उनका इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़े साथ साथ। अब स्कूल कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति? तो स्कूल जो है, स्कूल एनवायरनमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम फियर, स्कूल का एनवायरनमेंट जो होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए, सेफ होना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि अगर स्कूल में कोई थ्रेटन वो फील करेंगे या कोई भी प्रॉब्लम उन्हें दिखेगी या अपने आप को सेफ फील नहीं करेंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे, तो वो उनकी पढ़ाई में उसका असर दिखेगा, वो अपना इंटरेस्ट सही तरीके से नहीं बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज पीटीआर, प्यूपिल टीचर रेशियो शुड बी स्मॉल, मतलब अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो उस क्लास का टीचर रेशियो 2 होना चाहिए कि पर टीचर 10 से 20 बच्चों को संभालेगी, एक टीचर 10 या 20, ये नहीं कि 100 बच्चों की क्लास है और वहाँ एक ही टीचर अवेलेबल होगी जो 100 के 100 बच्चों को संभाल रहेगी, तो उससे बच्चों की भी पढ़ाई ख़राब होगी और टीचर की जो कैपेबिलिटीज़ है या जिस तरीके से वो पढ़ा सकती है, हैंडल कर सकती है बच्चे को, वो भी उसकी इफ़ेक्ट होंगी। स्कूल एनवायरनमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम कंपैरिजन एंड कंपटीशन, स्कूल का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो कंपैरिजन और कंपटीशन दोनों चीज़ों से दूर होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को कंपेयर करेंगे तो भी उनका मोराल भी डाउन होगा, उनका मोटिवेट भी नहीं होंगे, डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, और अगर हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन ही कराएंगे तो भी वो डरे हुए हो जाएंगे कि अगर वो हार गए तो क्या होगा, अगर वो नहीं जीत पाए या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो क्या होगा, टीचर उन्हें जज करेगी, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिड नॉट सपोर्ट एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, स्कूल के अंदर किसी भी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो करना है या सपोर्ट करना है। सारे बच्चों की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, उन्हें देखकर ही बच्चों को पढ़ाना है और किसी भी एक पर्टिकुलर बच्चे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है या किसी को कम इंपॉर्टेंस नहीं, सबकी इंपॉर्टेंस जो होगी टीचर की नज़रों में वो सेम होगी। स्कूल शुड बी ऑलवेज फ्रॉम सोशल ईव्स, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट जो होना चाहिए स्कूल का वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड
रूड एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए कि आपस में स्टाफ की ही नहीं अंडरस्टैंडिंग मैच करती, तो उस स्कूल में बच्चों की तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। अब टीचिंग मेथड्स क्या होने चाहिए? टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, डिस्कशन मेथड होना चाहिए, ठीक है, और क्वेश्चन आंसरिंग मेथड होना चाहिए। ये दोनों ही मेथड्स जो हैं टैगोर ने भी अपनी फिलॉसफी में बोले हैं और गांधी जी ने भी अपनी फिलॉसफी में बोले हैं। तो आप लोगों को ना ऐसे ही ना कनेक्ट कनेक्ट करके याद करो चीज़ों को ना, क्योंकि ना बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, उनकी अलग अलग फिलोसफीज हैं, बट बेस सबका यही है कि बच्चे को कंफर्टेबल फील हो, बच्चा अच्छे से करे। अब जैसे गांधी जी जो थे वो नेशनलिज्म को फॉलो करते थे, टैगोर जो थे वो इंटरनेशनलिज्म को फॉलो करते थे, है ना। अब कृष्णमूर्ति हैं, इनका नेशनलिज्म इंटरनेशनलिज्म दोनों में न्यूट्रल थे, मतलब इन्होंने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं करा अपनी थ्योरी फिलोसफी में कि इंटरनेशनलिज्म को ही फॉलो करना है या नेशनलिज्म को ही फॉलो करना है। इनका भी था कि बच्चे को अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छे से अच्छी चीज़ें मिले कि जिससे वो सीख पाए, है ना। तो अब नेक्स्ट हम जो इसके बाद पढ़ते हैं वो है रोल ऑफ टीचर। तो अब रोल ऑफ टीचर कैसा होना चाहिए, ये तो आई गेस आप लोगों को रट ही जाना चाहिए अब तक कि रोल टीचर शुड ऑलवेज रिमेन अ लर्नर। मतलब ये बात टैगोर ने भी अपनी उसमें कही है कि टीचर को भी साथ साथ पढ़ते रहना चाहिए, अपनी एजुकेशन को बढ़ाते ही रहना चाहिए। अब रिमेन लर्नर मतलब टीचर कोई भगवान नहीं होता जिसे सब कुछ पता होगा, है ना। टीचर को भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके कुछ चीज़ ऐसी होगी जो नहीं पता होगी उससे रिलेटेड टॉपिक को जो वो पढ़ा रही हैं, तो उन्हें भी अपना टॉपिक पढ़ने से पहले, बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद पढ़ना चाहिए कि हमें आज क्लास में जाके ये लेक्चर देना है, तो इसमें हम ये पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाती हूँ या कुछ लिखती हूँ आपको बताने के लिए, तो उससे पहले मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगी। आज मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी तो उसका रिजल्ट आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखा कि मैं थोड़ा फंबल कर रही थी, चीज़ें भूल रही थी बीच में, क्योंकि मेरे पास मैंने चीज़ों को रिकॉल नहीं करा था अपने दिमाग में कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो एक टीचर को भी बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है और चीज़ों को इम्प्रूव करने की, उनमें और ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। टीचर नीड्स टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड स्टूडेंट। टीचर को ज़रूरी होता है कि वो ऑब्जर्व करे और बच्चों की नीड्स को अंडरस्टैंड करे कि बच्चे को क्या चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट उसे चाहिए, या क्या वो चाहता है, कहाँ वो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये टीचर का काम है ऑब्जर्व करना। ही वॉज नॉट इन अ फेवर ऑफ द टीचर्स ट्रेनिंग। मतलब ये टीचर की जो ट्रेनिंग होती है ना उसको फेवर नहीं करते थे, इनका था। अब ये टीचर की ट्रेनिंग को फेवर क्यों नहीं करते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर एक टीचर किसी एक इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेंगी तो उनकी जो माइंडसेट है या उनकी जो थिंकिंग है वो उस इंस्टीट्यूट के टीचर से इन्फ्लुएंस हो सकती है जिससे वो पढ़ेंगे, क्योंकि हम भी इन्फ्लुएंस किससे होते हैं, अपने टीचर्स से होते हैं। टीचर को बोलेगा कि ये चीज़ सही है तो हमारे लिए समहाउ एंड ऑफ द डे वो चीज़ सही हो ही जाती है कि टीचर ने बोला है तो सही ही होगी, वो गलत थोड़ी ना बोलेंगे। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति ये चाहते थे कि अपना खुद का पर्सपेक्टिव हो, सबका कोई इन्फ्लुएंस ना हो किसी से कि वो ऐसा कह रहा है कर रहा है तो ये सही है, तो इसलिए वो ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, ठीक है। एजुकेशन इज डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। अब ये बात गांधी जी ने भी बोली थी कि एजुकेशन जो है वो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी, दोनों का इक्वली रिस्पॉन्स होना चाहिए किसी भी बच्चे को ग्रो करने के लिए। क्योंकि जब घर में बच्चा रहता है तो टीचर उसके पास नहीं जाके उसे पढ़ा सकती, या जब स्कूल में बच्चा रहता है तो पेरेंट्स उसके पास आके उसे नहीं पढ़ा सकते। तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस टाइम बच्चा जिसके साथ है वो उसे बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब सेल्फ डिसिप्लिन, ये बात टैगोर ने भी बोली है। अब मैं आपको इसीलिए बीच बीच में बता रही हूँ कि आप लोगों को चीज़ें आप शफल ना कर दो अपने माइंड में या खिचड़ी ना पका लो, आप लोगों को स्पेसिफिकली याद हो जाए कि ये चीज़ इन्होंने बोली है, ये चीज़ इन्होंने बोली है, ये चीज़, क्योंकि आगे और भी फिलोसफर्स पढ़ने हैं हमें। अभी तो वेस्टर्न फिलोसफर्स हमारे सारे ही रह रहे हैं, तो वो भी पढ़ने हैं। तो आप लोगों को अच्छे से याद रहें चीज़ें कि अच्छा ये है, ये सिमिलैरिटी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी में और जिद्दू कृष्णमूर्ति में सिमिलैरिटीज़ बताओ क्या थी, तो सिमिलैरिटीज़ आपको पता हो, थोड़ी बहुत पता होंगी, कुछ आप अपने आप से भी बना कर लिख दोगे, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, अब कृष्णमूर्ति जी का कंट्रीब्यूशन क्या था एजुकेशन में? अनहैप्पी विद प्रेजेंट एजुकेशन। प्रेजेंट एजुकेशन से वो अनहैप्पी थे क्योंकि उनका मानना था कि अब जो हम तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं वो तरीका सही नहीं है। एजुकेशन फॉर ह्यूमैनिटी, एजुकेशन जो होनी चाहिए वो ह्यूमैनिटी के लिए होनी चाहिए, इंसानियत उनके अंदर आनी चाहिए बच्चों के। फ्रीडम इज़ नेसेसरी फॉर लर्निंग प्रोसेस, फ्रीडम जो होना चाहिए वो नेसेसरी होना चाहिए बच्चों के लिए कि वो कुछ भी चीज़ लर्न कर रहे हैं तो वो अपने हिसाब से लर्न करें, उन पे कोई बाउंडेशन या उनके ऊपर कोई
प्रेशर नहीं होना चाहिए कि तुम्हें यही चीज़ें लर्न करनी है, ऐसे ही लर्न करनी है। या अब जैसे आप हो, अब मैं आप लोगों का एग्जांपल लेती हूँ। अब मैंने आपको ये नोट्स दिए हैं लिख के, बट जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आप अपने वर्ड्स में लिखोगे, आपका अपना तरीका होगा लिखने का, आंसर फॉर्मेशन का आपका अपना तरीका होगा। बट नहीं, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको यही सीरीज में लिखना है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं कर सकते आप, तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ना, क्योंकि फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू या आपका जो मेंटल एबिलिटी है किसी चीज़ को सोच कर लिखने की, वो तो फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए वो कहते थे फ्रीडम होनी चाहिए लर्निंग प्रोसेस में, कि बच्चे का अपना मर्जी होगी वो किस तरीके से चीज़ को लर्न कर रहा है या क्या ट्रिक्स वो लगा रहा है लर्न करने के लिए, वो बच्चे का होगा। नो कंपैरिजन अमंग चिल्ड्रन, कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चे का किसी से भी लेकर, इधर वो चाहे बिल्कुल डम ही क्यों ना हो पढ़ाई में, उसकी स्पेशलिटी जो है वो हमें ढूंढनी है, ना कि उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे हमें इतना वो नहीं देना है कि अगर ये बच्चा नहीं पढ़ रहा है या नहीं अच्छा कर रहा है एकेडमिक्स में तो ये बच्चा यूजलेस है या बेकार है। हो सकता है उसकी स्पेशलिटी उसकी कुछ और चीज़ में वो ज़्यादा बेटर हो। कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड की जो है वो कंप्लीट डेवलपमेंट होनी चाहिए। वो किसी भी एरिया से ऐसा ना हो कि उसकी डेवलपमेंट रुक जाए या अच्छे से ना हो। तो ठीक है, हमारी ये जो थ्योरी थी जिद्दू कृष्णमूर्ति की, ये समाप्त होती है यहाँ पे। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। ज़्यादा कुछ है नहीं, हम एक चाहें तो क्विक रिवीजन ले सकते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जो जन्म था वो हुआ था 11 मई 1895 को हुआ था। ये जो थे आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में हुए थे। इनके फादर जो थे ऑफिशियल थे इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इनकी प्रॉब्लम क्या थी, बचपन में ये कुछ भी चीज़ें रिमेंबर नहीं रख पाते थे, याद नहीं रख पाते थे जो भी टीचर कराती थी। तो ये 14 इनका जो इंटरेस्ट था वो था क्लाउड्स में, बर्ड्स में, ट्री में, बुक्स वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं था। 14 साल की एज में जो थे ये थियोफिलोसॉफिकल सोसाइटी गए थे चेन्नई में जो थी। फिर उसके बाद डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ ये इंग्लैंड चले गए थे 14 ईयर्स की एज में जब ये थे। और इनकी जो जिस ऑर्गेनाइजेशन जो थी थियोफिलोसॉफिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने वर्ल्ड टीचर का टाइटल भी दिया था। बट थोड़े दिनों बाद इन्हें जी, तो हम लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे, हाँ जी, तो वहाँ से इन्होंने उस टाइटल को भी रिजेक्ट कर दिया था। और फिर ये वापस इंडिया जब आ गए थे तो इन्होंने अपने एजुकेशन के उसमें क्या करा, मेजर पॉइंट्स जो थे वो हमने इनके पढ़ लिए थे। यही थे ना रोल, ये रोल ऑफ टीचर था। एंड मेजर पॉइंट्स, एक सेकेंड, हाँ ये रहे मेजर पॉइंट्स इनके ये थे, तो हमने ये भी कर लिए थे। और आप लोग रिवीजन में भी पढ़ सकते हो और जल्दी जल्दी फास्ट में वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। और एम्स ऑफ एजुकेशन भी आप लोग ना कनेक्ट करो चीज़ें। अगर बाई चांस आपके एग्जाम में आ गए हैं ये और आपको नहीं याद आ रहा कि कुछ भी हमें क्या लिखना है क्या नहीं, तो जो भी पता है ना आप लिख दीजिए ना, लिख दीजिए, दिया करे। हिंदी भी यार भाई बहुत ही बेकार हो गई, लिख देना। क्योंकि ना एज कम्पेयर टू कि आप किसी चीज़ को छोड़ कर आ रहे हो ब्लैंक 0 मार्क्स लेकर, उससे बेटर है कि आप उसमें कुछ लिख कर आओ। एटलीस्ट एग्जामिनर आपको 1 2 ढाई 3 कुछ मार्क्स तो देंगे ही। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है, किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या हमारी ईमेल सॉरी इंस्टाग्राम आईडी जो है एग्ज़ाम वॉरियर 21, उस पर DM कर दीजिएगा। हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपको कैसा लगता है ये ज़रूर बताया करो, प्लीज़ फीडबैक दिया करो। क्योंकि ना आप एक वीडियो बनाने में ना यार बहुत मेहनत जाती है पीछे, उसमें आपको पहले कंटेंट ढूंढना पड़ता है। और मेरी कोशिश तो हमेशा ये रहती है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए ही ये इतने एफर्ट्स डालती हूँ कि मैं किसी भी तरीके से आपको हेल्प कर सकूँ आपकी पढ़ाई में। सो मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड हैं। तो आप लोग भी अपना फीडबैक दिया करो कि कैसी वीडियो लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी। अगर नहीं भी लगी तो भी बताया करो, क्योंकि उसमें हमें भी समझ आएगा कि हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और या कहाँ हमें क्या करना है जिससे हमारी वीडियो आपको समझ आए। वरना मेरे साइड से मैं अपना अच्छे से अच्छा ही करने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए। तो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कर देना, कोई क्वेश्चन हो तो भी हमें या तो इंस्टाग्राम पे DM कर देना एग्जाम वॉरियर 21 पे, नहीं तो यूट्यूब पे ही कमेंट कर देना। और
आज हमारे जो चैनल, हाँ मैं एक चीज़ तो भूल ही गई कहना, आज हमारे चैनल का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू आवर चैनल। तो हमें आई गेस 2 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं यूट्यूब पे, तो उसका लिए भी थैंक यू। और आप इस साल तो और स्पेशल है क्योंकि आप लोगों का सबसे ज़्यादा प्यार इसी बार मिला है हमें, तो थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपने एग्जाम्स क्रैक करो, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, चाहे वो एसएससी हो, चाहे सीटेट हो, चाहे एनटीटी हो, डीपीएससी हो, कोई भी फील्ड हो, आप लोग सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करें। जो भी हमारी वीडियो देखते हैं, जो नहीं देखते हैं, जिन्हें अच्छी लगती है नहीं लगती है, बट हमारी विशेष सबके साथ है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो, वीडियो को लाइक कर दो, और बेल आइकन को ज़रूर 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 प्रेस करना, क्योंकि हमारी जो वीडियोस हैं वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, या उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। सो बाय बाय वॉरियर्स, अपना ध्यान रखना।